ओके। नमस्कार आप सभी को। देखिए, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी बैच है उसमें हमने अभी प्लांट फिजियोलॉजी जो स्टार्ट किया है उसमें फोटोसिंथेसिस हमारा टॉपिक अभी रिसेंटली अपन उसको कवर कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इनको लास्टली डिस्कस किया। और डार्क रिएक्शन जिसमें कि अपन कार्बन को एसिमिलेट करते हैं, C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, वो हमने कवर किया। तो आगे के टॉपिक्स पे जाने से पहले कुछ माइनर और छोटे टॉपिक्स हैं, उनको सबसे पहले अपन इस क्लास में कवर करेंगे। एक तो अपने पास टॉपिक रहेगा कि फोटो डैमेज, और दूसरा रहेगा फोटो प्रोटेक्शन, तीसरा रहेगा नॉन फोटो प्रोटेक्शन, चौथा अपन बात करेंगे फोटो इनहिबिशन, और एक अपन लेंगे थाइलेकोइड स्टैकिंग। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनका कनेक्शन लाइट रिएक्शन से है। तो एक एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन फोटो डैमेज की बात करते हैं। फैसले अपन लेंगे फोटो डैमेज। देखो, डैमेज का मतलब नुकसान होता है और फोटो का मतलब लाइट होता है। तो नॉर्मल लाइट से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे आप कहें कि आपने लाइट ज़ीरो कर दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, नो फोटोसिंथेसिस। अगर आपने लाइट को ज़ीरो से इम्प्रूव किया, नॉर्मल लाइट आपने की, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा ना, कि पौधा फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, राइट। लेकिन अगर आपने लाइट को बहुत तेज कर दिया, तेज का मतलब फास्ट नहीं होता है, तेज का मतलब होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को अपन तीव्रता बोलते हैं। तीव्रता का मतलब होता है कि इकाई समय में पत्ती के ऊपर कितने फोटोन गिर रहे हैं। तो जैसे दोपहर का टाइम होता है, दोपहर में तेज धूप आती है तो इंटेंसिटी हाई होती है, तो उस समय पे सारा जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो अपना पूरा काम कर रहा होता है, और उससे भी ज़्यादा लाइट उस पर गिर रही होती है। तो फिर इम्प्रूव नहीं होने के बजाय डैमेज के चांसेस क्रिएट होते हैं। तो एक्सेस लाइट से इसका कनेक्शन है। फोटो डैमेज का कनेक्शन किससे हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत का मतलब फोटोसिंथेसिस में अपन को जितनी लाइट चाहिए उससे ज़्यादा लाइट का मतलब इकाई समय में फोटोन कितने सतह से टकरा रहे हैं, उसको अपन इम्पिंगिंग बोलते हैं। तो इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ओके, इसको अपन समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अपन ने क्वांटासोम पढ़े हैं, तो ये अपन एक बार क्वांटासोम बना लेते हैं कि ये क्वांटासोम है। क्वांटासोम के अंदर एक रिएक्शन सेंटर होता है, ये रिएक्शन सेंटर दिखा दिया। इसके अंदर क्लोरोफिल एक के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो असेसरी मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं वो भी, लेकिन वो असेसरी हैं, एंटेना है, राइट। तो ये सारा सिस्टम होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता रहता है ना। ये लाइट को ऐसे पकड़ता रहता है क्योंकि सबका अपना अपना एब्जॉर्प्शन बिहेवियर होता है। सब अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को पकड़ते हैं, और फाइनली सारी लाइट रिएक्शन सेंटर को भेजी जाती है, जिसको अपन फनलिंग बोलते हैं, है ना। ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा है कि जितनी भी लाइट पकड़ी जाती है वो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर को भेजी जाती है, टू रिएक्शन सेंटर। तो एक तो ये होता है कि रिएक्शन सेंटर खुद भी अपनी लाइट सोखता है, और एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सोखते हैं, और सारी एनर्जी सेंटर के पास जाती है। और सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है ना, जब किसी को एनर्जी नहीं मिलती है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। जब आप उसको ज़्यादा एनर्जी देंगे या फनलिंग से एनर्जी उसके पास आएगी तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
तो ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स ऐसा ही करते हैं कि जब आप उनको लाइट देते हैं तो अपने ग्राउंड से एक्साइटमेंट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो टेम्परेरी होती है। आप चाहे कहीं भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, हर जगह पे जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, हाई एनर्जी स्टेट बनती है, जो एक्साइटेड कंडीशंस होती हैं वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। एनर्जी दो प्रकार से लॉस्ट होती है, ये भी हमने पढ़ा था कि एक तो लाइट के रूप में होती है जिसको अपन फ्लोरोसेंस बोलते हैं, और एक एनर्जी हीट के रूप में लॉस होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी सोखी जाती है वो फाइनली या तो लाइट के रूप में या हीट के रूप में रिलीज हो जाएगी और मॉलिक्यूल वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। ये एक साधारण सी बात है कि अपन ऐसे ही समझते हैं कि एनर्जी मिलेगी, एक्साइट होगा, वापस आएगा, लाइट, फ्लोरोसेंस या हीट रिलीज करके मैटर शांत हो गया, ऐसा लगता है कि मैटर शांत हो गया। लेकिन अगर एक्स्ट्रा लाइट चल रहा है, क्योंकि अपन को डैमेज पड़ना है, तो डैमेज का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक्स्ट्रा एनर्जी फनलिंग से पहुंचा दी है या बार बार फोटोन सतह पे टकरा रहे हैं, लगातार धूप गिर रही है, तो क्या होगा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये अपनी एक्साइटेड में जाएगा, राइट? ठीक है। अब एक्साइटेड से इसको वापस आना होता है ग्राउंड के अंदर। अगर यहाँ पे जितनी एनर्जी ये लॉस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी अगर इसके पास फनलिंग से आती जा रही है, क्योंकि हमने हाई इंटेंसिटी ले रखी है, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो आना है ये स्लो हो जाता है, और एक्साइटेड में जाना है वो फास्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े समय के लिए या थोड़े से ज़्यादा समय के लिए, मोर टाइम के लिए एक्साइटेड में रहेगा। तो नॉर्मली जितने टाइम तक एक्साइटेड में रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ये एक्साइटेड में रहेगा, क्योंकि उसको पीछे से बैकअप के अंदर बार बार फनलिंग से एनर्जी मिल रही है। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है टू ऑक्सीजन, ट्रांसफ़र टू ऑक्सीजन। अब यही एक्चुअल में डैमेज है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की प्रबल इच्छा रखता है और कोई अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए तैयार है, और ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि एक प्रकार का फ्री रेडिकल बन गया है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और दूसरा क्या है कि ये सारा जो चल रहा है ये क्वांटासोम में चल रहा है, और क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट ही पिगमेंट है ना, कि लगभग 2500 मॉलिक्यूल्स अपन एज ए कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं पिगमेंट्स के। तो पिगमेंट्स की यहाँ पे भीड़ है, और सारे पिगमेंट कैसे होते हैं? लिपिड सोल्यूबल हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। तो पिगमेंट भी हैं प्लस क्वांटासोम एक गुच्छा है, उसके बाद में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे तो अपने क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी तो क्वांटासोम के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये उस पर भी अटैक करेगा, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के लिपिड्स उन पर भी अटैक करेगा, और क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन है उन पर भी अटैक होगा। तो अगर गलती से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई तो ये जितना भी लिपिड सोल्यूबल पार्ट्स हैं उन सब के ऊपर, या मेम्ब्रेनस जितना भी सेक्शन होता है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अटैक करते हैं, इनको डैमेज कोज करते हैं। तो वैसे लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर
एक्स्ट्रा लाइट एक तो लॉस्ट हो जाती, लॉस्ट तो वो हुई नहीं, वो तो ट्रांसफ़र हो गई ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन अपने खतरनाक रूप में आ गया जिसको अपन बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और वो फिर तरह तरह के डैमेज कोज करता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक्सेस लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो फोटो डैमेज होता है उसका मेन जो कारण है दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की जो एनर्जी आराम से खो जाती वो खो ही नहीं गई और बदले में कहाँ चली गई, ऑक्सीजन के पास चली गई। और ऑक्सीजन जो कि एक वरदान होता है वो एक अब अभिशाप बन गया ना कि वो इतना प्रॉब्लम देता है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी जो कैंसर्स वगैरह हैं, स्ट्रेस कंडीशन है, वो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो एक्सेस लाइट डिसिपेट होने की बजाय, डिसिपेट का मतलब लॉस्ट होना होता है, डिसिपेट होने की बजाय ट्रांसफ़र हो जाती है, और ट्रांसफ़र होने से ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन इवोल्व होती है, तो ऑक्सीजन तो वहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार बैठा है, तो इससे प्रॉब्लम कोज होती है। इसको अपन फोटो डैमेज बोलते हैं। ये तो आपने समझा कि फोटो डैमेज क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे जिसमें अपन ये समझेंगे कि फोटो डैमेज से बचने के लिए पौधा क्या क्या करता है, ठीक है। अगला पार्ट इसमें अपन लेंगे कि जो फोटो डैमेज हुआ है उससे बचने के लिए पौधे के अंदर जो दूसरे पिगमेंट होते हैं जो कि कैरोटीनॉइड्स हैं, है ना, ये भी पिगमेंट ही है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट है वैसे ही कैरोटीनॉइड भी पिगमेंट ही होते हैं। और ये पिगमेंट फोटो डैमेज से कैसे बचाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में तो सिंपली पूछा जाएगा ना विच पिगमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन, है ना, कि वो कौन सा पिगमेंट है जो इससे बचाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो ऐसी भाषा हो सकती है। बट हम यहाँ पे सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो क्लोरोफिल है वो एक्साइट होता है और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के एनर्जी को वो ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन बाद में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है और ये डैमेज करता है। ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्वांटासोम में तो बहुत सारे पिगमेंट हैं, तो रिएक्शन सेंटर के अलावा उसमें क्लोरोफिल भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, जैंथोफिल्स भी सब होते हैं, तो यहीं पे कैरोटीनॉइड्स भी हैं। तो क्वांटासोम का ही पार्ट है, वहीं पे दूसरे पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स भी हैं। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये ऑक्सीजन खो जाने की बजाय कैरोटीनॉइड्स इनसे ले लेते हैं और कैरोटीनॉइड्स बाद में अपनी एक्साइटेड में जाएंगे और वो वापस अपनी ग्राउंड में आ जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, नो ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। तो ऐसा हो गया है कि अगर कैरोटीनॉइड नहीं होते तो प्रॉब्लम कोज हो जाती है ना, कि हमारी लाइन ऐसे काम कर रही थी, ऑक्सीजन की तरफ ये फ्लो था, लेकिन कैरोटीनॉइड्स ने उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक प्रकार से हटा लिया, है ना, जैसे खींच के अपनी तरफ ले ली और उसको फिर ख़राब कर दिया, क्योंकि जब वो अपने ग्राउंड में जाएगा तो उसको एज ए हीट लॉस्ट कर देता है। तो जो ऑक्सीजन को जाता वो लाइन तो हो गई बंद और बदले में उस एनर्जी को खुद ले लिया और अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में गया और वापस ग्राउंड में आ गया और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको ख़राब कर दिया। ख़राब कर दिया तो हमारा सिस्टम बच गया। दिस इज फोटो प्रोटेक्शन। तो एक्सेस लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो फोटो डैमेज है वो हो सकता है, लेकिन
एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्लोरोफिल की एक्साइटेड स्टेट से जो एनर्जी है उसको सोख लेते हैं, और वो भी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं, लेकिन उनके एक्साइटेड से ग्राउंड में आने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल में तो दिक्कत थी, तो वो अपनी एनर्जी को ख़राब कर देते हैं, और जैसे ही एनर्जी ख़राब हो गई तो ऑक्सीजन को जो सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई कम हो जाएगी, फोटो डैमेज है वो नहीं होगा, तो फोटो प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो फोटो प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। तो फोटो डैमेज और कैरोटीनॉइड्स का रोल है ना, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। देखो इसके बाद में हम अगला पार्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, वो है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है हटाना। जैसे मैं कहूँ कि देखो टेबल के ऊपर ये लाल रंग की हरे रंग की बॉल रखी है, और फिर आपको कहूँ कि आप आंख बंद करो, और मैं वहाँ से लाल रंग की बॉल है उनको हटा के छुपा देता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि आप आंख खोलो, तो आपको वो बॉल नहीं दिखेगी। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको वहाँ से क्वेंच कर दिया। तो क्वेंचिंग का मतलब है कोई चीज़ जो है उसको वहाँ से गायब कर देना या उसको वहाँ से हटा देना, राइट। ये जो सारा टॉपिक चल रहा है वो एक्सेस लाइट का है ना, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक्सेस लाइट से जुड़े हुए हमारे सारे टॉपिक हैं जो कि फोटो डैमेज की तरफ ले जाते हैं सिस्टम को। तो एक्स्ट्रा लाइट का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, तो उसको क्वेंच करना। क्वेंच का मतलब उसको हटा दें। हटाने का मतलब दो तरीके हैं कि एक तो क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट से किसी को एक्साइटेड में भेजते हैं अपन, जैसे कि अभी हमने कैरोटीनॉइड्स के लिए देखा कि ग्राउंड से कोई एक्साइटेड में जाए और वापस ग्राउंड में आए और सॉल्यूशन हो जाए उसका, ना, डैमेज नहीं हो। तो ये काम तो अभी हमने देखा कि कैरोटीनॉइड्स करते हैं। वो भी एक प्रकार से डैमेज से बचाते हैं, लेकिन वो कैसे बचाते हैं, क्लोरोफिल से खुद ले लेते हैं और ग्राउंड से अपने एक्साइटेड में जाते हैं, लेकिन एनर्जी को ऑक्सीजन तक नहीं जाने देते, तो सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा लाइन ये हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब कर ले, कोई पिगमेंट इस लाइट को सोख ले और सोखने के बाद में इसको लॉस्ट कर दे, लॉस्ट एज हीट। तो ये जो पार्ट होता है ये नॉन फोटोकेमिकल में आता है, नॉन फोटोकेमिकल। कैरोटीनॉइड वाला जो था वो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, वो भी क्वेंचिंग है लेकिन वो फोटोकेमिकल है। पर अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, यानी कि सारी एनर्जी जो कि प्रॉब्लम कोज कर सकती थी उसको हीट के रूप में डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। लॉस्ट का मतलब एक प्रकार से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिसिपेट भी बोल सकते हैं। डिसिपेट का मतलब होता है बिखेर देना, इधर उधर फिनिश कर देना उसको ना। तो अभी अपन नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कैसे होती है उसको समझेंगे। तो डायरेक्टली सिंपल सा मतलब है कि कन्वर्जन इनटू हीट है, कन्वर्जन इनटू हीट, कि एक्स्ट्रा एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट कर दो। और फिर हीट क्या होता है कि थर्मिक रेडिएशंस होते हैं, हीट आसपास के सराउंडिंग के अंदर लॉस्ट हो जाती है। तो ये जो सारा मैटर है जहाँ पे नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग होती है, इसमें जो पिगमेंट काम में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पर्टिकुलर पिगमेंट कौन सा है उसके हिसाब से बनता है। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो पिगमेंट हैं वो जैंथोफिल्स होते हैं। फोटोकेमिकल के अंदर कैरोटीनॉइड्स काम आएंगे
और यहाँ पे ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। अब कैसे यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। पिगमेंट है वायलोजेंथिन। वायलोजेंथिन का कन्वर्जन होता है एंथेरोजेंथिन, और बाद में फाइनली एंथेरोजेंथिन कन्वर्ट हो जाता है जियाजेंथिन के अंदर। जब एक्स्ट्रा एनर्जी उपलब्ध होती है तो एक्स्ट्रा लाइट, तो एक्स्ट्रा लाइट की प्रेजेंस के अंदर पर्टिकुलर जो वायलोजेंथिन पिगमेंट है ये कन्वर्ट होगा एंथेरो में। एंथेरो एक इंटरमीडिएट है और फाइनली बनेगा जियाजेंथिन। और जिस समय पे लाइट डिम हो जाती है, क्योंकि जैसे दोपहर की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा लाइट है तो उस समय पे कन्वर्जन फॉरवर्ड जा रहा है, बाद में ये सब रिवर्स हो जाता है कि जो जियाजेंथिन बना है वो वापस से कन्वर्ट होता है एंथेरो में, और एंथेरो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है वायलोजेंथिन के अंदर। तो लाइट अगर ज़्यादा है तो वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन बनता है, लाइट सारी डिसिपेट हो जाती है। लाइट कम है तो वापस जियाजेंथिन से वायलोजेंथिन है वो बनता रहता है। और पर्टिकुलर यहाँ पे एक एंजाइम है जो जिम्मेदार होता है, जो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ये है वायलोजेंथिन डी इपॉक्सीडेज। वायलोजेंथिन डी इपॉक्सीडेज। तो आरपीसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एंजाइम तक तो वो नहीं जाते। हाँ, पिगमेंट कौन है ये आपको पता होना चाहिए, फोटोकेमिकल, नॉन फोटोकेमिकल, इस प्रकार से अपन को ये सब पता होना चाहिए। तो अगर कैरोटेनॉइड्स काम में आ रहे हैं तो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, अगर ज़ैंथोफिल काम में आ रहे हैं नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है, राइट। दोनों ही क्वेंचिंग है। क्वेंचिंग के अंदर सिस्टम को बचाया जाता है, एक्स्ट्रा हीट है उसको कहीं और डिस्टर्ब कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन को वो नहीं पहुंच पाती है और फ्री रेडिकल नहीं बनता है। तो चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करेंगे कि फोटो इनहिबिशन क्या होता है और फोटो इनहिबिशन से जुड़े हुए कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका अपन आराम से आंसर दे देंगे। देखो, फोटोन का मतलब है कि जो पत्ती है उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का कंडीशन अपन ले लेते हैं कि नॉर्मल सनलाइट उस समय पे लीफ के ऊपर रेडिएशन गिर रही है और पत्ती फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटोन एनर्जी काम में आती है यूज इन फोटोसिंथेसिस। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया कि जब कोई ज़्यादा सनलाइट नहीं है, नॉर्मल सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। लाइट बंद कर दीजिए, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। लाइट बहुत ज़्यादा होगी, जो कि अभी अपन डैमेज की तरफ बात कर रहे थे, तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी कम होने पे कोई इश्यू नहीं है। अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो एक्सेस फोटोन गिरने लग जाएंगे, राइट। तो एक्सेस फोटोन का मतलब हो गया कि अब इम्पिंकिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ गई, यानी कि जैसे आप दोपहर की तरफ आ गए, तेज सनलाइट गिर रही है, वो भी अब मई जून का महीना है, तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। दो चीज़ें हैं, अगर आप सर्दी की दोपहर देखेंगे तो वो इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, वो चुभती नहीं है धूप, लेकिन आप मई जून गर्मियों की दोपहर देखेंगे तो वो चुभती है। तो इंटेंसिटी का मतलब जो चुभना है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी गिर रही होती है, दिस इज एक्सेस फोटोन एनर्जी।
तो एक तो क्या हो सकता है कि एक्सेस जो फोटोन एनर्जी है फोटोसिंथेसिस में तो काम में आएगी नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी उसको मिल रही है। अब फोटो सिस्टम तो संतृप्त हो रखा है, उसमें और काम आप करा ही नहीं सकते, वो सारा मशीन सैचुरेट है। अब ज़्यादा है वो ज़्यादा ही है। तो एक तो ये हो सकता है कि एक्सेस एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाए एज हीट, लॉस्ट एज हीट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है कि आप चीज़ों को गर्म करोगे तो उसमें ऊष्मा की हानि है वो होती है। तो एक्स्ट्रा लाइट है वो थोड़ी बहुत पत्ती की सतह गर्म होगी, उसमें हीट लॉस होगा ही होगा। अगर और भी ज़्यादा लाइट गिरती जा रही है तो फिर वहाँ पे टॉक्सिक फोटो प्रोडक्ट बन सकते हैं, जो कि हमने लिया था फ्री रेडिकल, रिएक्टिव स्पीसीज बन जाएंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब हीट के रूप में जो अपन लॉस्ट करा रहे थे, यहाँ हमारा क्वेंचिंग आ जाएगा। ये सारा काम क्वेंचिंग का है, जिसमें कि फोटोकेमिकल और नॉन फोटोकेमिकल दोनों होंगे, है ना। फोटोकेमिकल भी होगा और नॉन फोटोकेमिकल भी होगा। एक काम कैरोटीनॉइड कर रहे हैं और एक काम जेंथोफिल्स कर रहे हैं ना, जो हमने डिस्कस कर लिया। तो काफ़ी सारी एनर्जी है वो क्वेंचिंग में निकाली जा सकती है। लेकिन मान लो कि क्वेंचिंग भी सैचुरेट हो गई, कि अब जितना अपन क्वेंच कर सकते हैं उतना तो कर ही रहे हैं, उसके बाद में भी लाइट और गिर रही है, तो फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी कि जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल की एक्साइटेड स्टेट से ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाएगी और रिएक्टिव स्पीसीज बनेंगी। और अगर ये बनने लग गई तो इनसे फिर डैमेज होगा, दे विल कॉज डैमेज। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर लाइट को क्वेंच कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार के लिए मशीन गर्म हुई, लेकिन कहीं भी उसकी हीट को आप ख़त्म करा दो तो मशीन बच जाएगी। लेकिन अगर क्वेंचिंग भी जितनी हो रही है उतनी कर रहे हैं और भी लाइट गिर रही है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर रेडिकल बनेंगे ही बनेंगे। रेडिकल बनेंगे तो डैमेज कोज होगा, और डैमेज जो होता है वो है D1 प्रोटीन का। इस सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो D1 प्रोटीन होती है, मोस्ट सेंसिटिव। तो क्वांटासोम के साथ में लगी हुई जो प्रोटीन है, जो कि मेनली फोटोसिस्टम सेकंड का पार्ट होता है, D1 प्रोटीन फोटोसिस्टम सेकंड के साथ है ना। D1 प्रोटीन को आपने पढ़ा है कि जो पानी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पानी से इलेक्ट्रॉन D1 के पास आते हैं, D1 से फोटोसिस्टम सेकंड को जाते हैं। तो फोटोसिस्टम सेकंड के लिए काम करता है D1। और अगर हमने क्वेंचिंग सैचुरेट कर रखी है और भी डैमेज हो रहा है तो D1 का होगा, और D1 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडाइज का मतलब वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब बॉन्ड टूटना होता है, ब्रेक डाउन। तो ऐसा हो गया कि प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े होने लग गए, दिस इज डैमेज। ऐसा होने पे हमारा लाइट रिएक्शन फोटो इनिबिशन हो जाएगा, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो सकता, क्योंकि D1 प्रोटीन यहाँ पे आती है कि हमने क्या कर दी, खराब कर दी। तो एक्स्ट्रा लाइट से मशीन का ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट टूट गया, दिस इज ऑक्सीडाइजेशन ऑफ D1 प्रोटीन, वो ब्रेक डाउन हो गया। अब मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि मशीन का ये पार्ट पानी और फोटोसिस्टम सेकंड के बीच में होना चाहिए था, वो ख़राब हो गया। हाँ, अब ये है कि अगर आप सेम टाइम की बात कर रहे हो और उस समय पे अगर बहुत ज़्यादा लाइट चल रही है तो लास्टली फोटो इनिबिशन हो सकता है, अगर क्वेंचिंग वगैरह सब सैचुरेट हो गए तो। अगर क्वेंचिंग तक की ही बात थी तो सिस्टम बच जाएगा, लेकिन और भी ज़्यादा हीट आ रही है, इंटेंसिटी है, तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा।
और मान लीजिए कि एक बार सिस्टम डैमेज हो गया तो उसके बाद में सिस्टम दोबारा से रिकवर हो सकता है आफ्टर ए टाइम। सिस्टम दोबारा से रिकवर हो जाएगा कि न्यू D1 प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। D1 प्रोटीन के जीन हैं वो एक्टिवेट होंगे, उनसे mRNA बनेगा, उनसे प्रोटीन बनेगी और नई D1 प्रोटीन आकर के फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी एट इन PS2। तो उस समय पे तो सारा मशीन एक बार के लिए ठप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फोटो इनिबिशन हो जाएगा। लेकिन क्वांटासोम अभी भी बचा हुआ है, बस उसका एक पुर्जा खराब हो गया था, वो नया बनेगा, D1 प्रोटीन नई बनेगी और बाद में लगा देंगे, पूरा मशीन दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो फोटो इनहिबिशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो D1 प्रोटीन से आपको जोड़ना है कि D1 प्रोटीन है वो डैमेज हो जाएगी। और वो कब होगा? जब क्वेंचिंग काम नहीं कर पा रही है, क्वेंचिंग सैचुरेट हो गई है, एक्स्ट्रा एनर्जी क्वेंचिंग में जितनी जा सकती है उससे भी ज़्यादा अगर पत्ती पे गिर रही है तो D1 ख़राब होता है। और D1 परमानेंटली ख़राब हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया D1 प्रोटीन वापस से आकर के लग सकता है, फोटो सिस्टम दोबारा से काम करने लग जाएगा। तो फोटो डैमेज क्या हो सकता है ना? फोटो प्रोटेक्शन में फोटो केमिकल क्वेंचिंग, नॉन फोटो केमिकल क्वेंचिंग, अलग अलग पिगमेंट्स का रोल, फाइनली डैमेज क्यों होता है, कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है, ऐसे 2-3 बातें यहाँ पे छोटी छोटी आई हैं जो आपके किसी क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। देखो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम फोटो डैमेज बोल रहे हैं या फोटो इनहिबिशन तक उसको लेके जा रहे हैं, उसके लिए फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो नॉन सेंसिटिव होता है। यहाँ से आप एक चीज़ और भी निकाल सकते हो कि जैसे फोटो सिस्टम सेकंड है वो क्या करता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो में भाग लेता है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो केवल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में भाग लेता है। तो ऐसा होगा कि जैसे आपने कहा PS सेकंड, उससे आप जेड स्कीम चलाते हैं PS1 और उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरेडॉक्सिन को और फेरेडॉक्सिन से लाइन जाती है NADP+ को। तो अगर आप ये वाइट वाली लाइन यूज़ करते हैं, सारा यूज़ करते हैं, जैसे पीछे आप पानी भी जोड़ दीजिए, तो अगर आप ये फॉलो करते हैं तब तो आपको यहाँ पे PS2 चाहिए और फोटो डैमेज से PS2 खराब हो जाता है। तो फोटो सिस्टम सेकंड तो खराब हो गया, लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट अभी भी बचा हुआ है क्योंकि उतना सेंसिटिव नहीं है। और फोटो सिस्टम सेकंड में भी क्या है, क्वांटासोम ही है, वो भी लाइट सोखता है ना, वहाँ पे भी एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन सेंटर है और वो अपनी लाइट को सोखता रहेगा। फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन आएंगे, वापस इसको जाएंगे और ATP बनता रहेगा। यानी कि जो खराब मशीन है उसका एक पार्ट खराब हो गया PS सेकंड, लेकिन अभी भी मशीन क्या है, एक्स्ट्रा लाइट है, उससे ATP बना सकती है और एनर्जी को डिसिपेट कर सकती है। तो कोई क्वेश्चन अगर फोटो डैमेज, फोटो इनहिबिशन वहाँ से बने तो आप ध्यान देना कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो PS सेकंड को होती है, PS1 को नहीं होती है। PS1 को नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो कि साइक्लिक है ये चलता रहेगा।
केवल साइक्लिक नॉन साइक्लिक बंद होगा, और साइक्लिक नॉन साइक्लिक बंद होगा तो आप फिर पानी नहीं तोड़ सकते, और पानी नहीं टूटेगा तो आप ये भी कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, नो प्रोड्यूस। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, केवल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो चलता रहेगा, क्योंकि NADP+ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, तो ना तो ऑक्सीजन निकलेगी, ना NADPH बनेगा, ना आप डार्क रिएक्शन कर सकते हैं उसके बिना, केवल ATP बनते रहेंगे। फोटोसिस्टम फास्ट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता रह सकता है। तो अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप लॉजिकली सारी बातें ध्यान दें, कवर रखें और उसी अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक है थाइलेकोइड स्टैकिंग। और थाइलेकोइड स्टैकिंग एक प्रकार से एनर्जी को किधर भेजना है उसका स्विच है ना। जैसे अपन घरों में पानी सप्लाई होती है तो उसमें अपन वाल लगा के रखते हैं कि किधर पानी खोलना है ना, वैसे एनर्जी को पकड़ने वाला जो सिस्टम है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एंटेना मॉलिक्यूल्स आते हैं ना। थोड़ा सा देखो, आपको अपनी कॉन्सेप्ट में चेंज करना, वो आप समझ लीजिए कैसे करेंगे। जैसे एक तो आप दिखाते हैं कि ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे क्वांटासोम लगे रहते हैं, है ना, ऐसे पिगमेंट्स के गुच्छे हैं, और इनको अपन फोटोसिस्टम बोलते हैं। ये केवल एक मॉडल है, समझने के लिए आपने इसे गोल गोल से दिखाया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रियल सीन ऐसे है कि आप यहाँ पे मेम्ब्रेन दिखाएं और उसमें ये पिगमेंट लगे हुए हैं, और इनमें कहीं कहीं पे रिएक्शन सेंटर है PS2 का, और कहीं कहीं पे रिएक्शन सेंटर है PS1 का। ठीक है, ये भी अपन जानते हैं कि PS2 का रिएक्शन सेंटर जहाँ होगा वो 680 की नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है, PS1 700 नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है। तो PS6 80 जो है वो अप्रेस्ड रीजन में मिलेगा, और PS1 है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन में मिलेगा। तो थाइलेकोइड के जो दबे हुए भाग हैं वहाँ PS2 है, और जो नहीं दबे हुए भाग हैं वहाँ PS1 है, और बीच में सारे कौन हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जो कि एंटेना है। तो एक्स्ट्रा लाइट जब होती है, उस एक्स्ट्रा लाइट को या एनर्जी के बजट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो पर्टिकुलर जो लाइट को हार्वेस्ट करने वाले एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में जो कॉम्प्लेक्स जुड़ता है उसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड को आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एक बार कि ये LHC है। ये नॉर्मली जो लाइट देता है वो PS2 को देता है, लेकिन अगर PS2 जो है वो सैचुरेट हो गया है ना, उसको जितनी लाइट देनी थी वो अपना काम कर रहा है, उसके बाद में एक्स्ट्रा लाइट होती है तो वो क्या करता है कि अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, और वो भाग के PS1 के पास आ जाएगा, और अब जो पकड़ी हुई एनर्जी है वो किसको देगा, PS1 को देगा, क्योंकि ये लगातार एनर्जी पकड़ता रहता है, क्योंकि एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये ऐसे घूम रहा है ना, नॉर्मली सेकंड को देता है, अब सेकंड सैचुरेट हो गया तो भाग के प्लस के पास जाएगा, 1 के पास जाएगा और उसको देने लग जाएगा। जब नॉर्मल कंडीशन की बात होती है, जब ये PS2 को अपनी लाइट देता है, तो उस समय पे LHC जो है, LHC सेकंड एक प्रोटीन का गुच्छा है, कॉम्प्लेक्स है, पिगमेंट्स है, प्रोटीन्स का गुच्छा है, उसके ऊपर फॉस्फेट नहीं होता है, नॉन फॉस्फोरेटेड कंडीशन। इसका कनेक्शन है कि इस पर फॉस्फेट नहीं लगा, इसका मतलब फॉस्फेट को जोड़ने वाला एंजाइम बंद है। और वो कब बंद होते हैं, जब प्लास्टोक्विनोन की रिड्यूस फॉर्म कम होती है,
अब आप थोड़ा सा जेड स्कीम को याद करो कि वहाँ पे प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो एस प्लस उठाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, क्विनोन साइकिल आया था वहाँ पे। तो अगर फोटो सिस्टम सेकंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा है या जेड स्कीम नहीं चल रही है तो प्लास्टोक्विनोन भी कमी होगा, रिड्यूस फॉर्म। तो इसका मतलब लाइट को किधर भेजना है, फोटो सिस्टम सेकंड की तरफ भेजना है। लेकिन अगर प्लास्टोक्विनोन ज़्यादा बने हुए हैं रिड्यूस फॉर्म वाले, इसका मतलब जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पी एस सेकेंड से पी एस वन के बीच में तो चल ही रहे हैं, तो अब वो ज़्यादा एनर्जी किधर भेजता है, पी एस वन की तरफ भेजता है। तो प्लास्टोक्विनोन की कितनी मात्रा है वो कंट्रोल कराएगी कि मशीन के ऊपर फॉस्फेट लगाएं या ना लगाएं, काइनेज का काम होता है। सिंपली आप कुछ चीज़ें अपने क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं कि थाइलेकोइड स्टैकिंग का मतलब है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड अपनी एनर्जी PS2 को दे या PS1 को दे, ये कैसे डिसाइड होता है? तो उसका आंसर है कि जब प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस फॉर्म में बहुत सारा बना हुआ होता है, ये तब बनता है ना जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से फ्यूफाइटिन को जाते हैं, फ्यूफाइटिन से क्विनोन को जाते हैं, क्विनोन से QH2 बनता है। तो अगर पहले से हमारा फोटो सिस्टम सेकंड एंगेज है तो अब उसको और लाइट नहीं भेजनी। तो अगर प्लास्टोक्विनोन बना हुआ ही कम है तो उसको लाइट भेजनी है, राइट। तो ये एक प्रकार का स्विच है कि आपका प्लास्टोक्विनोन ज़्यादा बन गया, इसका मतलब फोटो सिस्टम सेकंड का काम हो गया, अब उसको लाइट नहीं देनी, अब PS1 को देनी है। तो ऐसे थाइलेकोइड स्टैकिंग को आप समझ सकते हैं कि LHC सेकंड से लाइट जो है वो PS1 को दें या 2 को दें, ये एक प्रकार से बैलेंस किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स एक बार फर्स्ट को लाइट देता है, एक बार सेकंड को देता है, जेड स्कीम बराबर चलती रहे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बराबर होते रहे, इसके लिए ऐसा किया जाता है। ठीक हो, देखो पहले मुझे रिवाइज करने के लिए वो बता दीजिए, मैं रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर कोई नहीं, बाकी स्टूडेंट को भी समस्या आ सकती है। मैं यहाँ सिंपली एक और फ्लो डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। मैटर ये होता है कि PS सेकंड होता है, उससे एक्साइटेड होगा वो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्यूफाइटिन को, फ्यूफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्विनोन को, और क्विनोन से बाद में बनता है क्विनोन H2, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसके बाद में प्लास्टोसाइनिन आता है, फिर PS1 आता है, राइट। तो अभी अपन यहाँ पे हैं। जब क्विनोन से उसकी रिड्यूस फॉर्म बनती है तो H+ उसमें जोड़े जाते हैं, है ना। ये एक साइकिल है, वापस ये बनेगा फिर ये बनेगा, ये Q साइकिल कहलाता है। तो ये कब होगा, जब फोटो सिस्टम सेकंड को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फोटो सिस्टम सेकंड अपना काम कर रहा है, फोटो सिस्टम काम कर रहा है तभी तो फ्यूफाइटिन के पास गए, तभी क्विनोन के पास गए, तभी QS2 बना। तो अगर आप ये कहते हैं कि क्विनोन की रिड्यूस फॉर्म हाई कॉन्सेंट्रेशन उसकी है, इसका मतलब फोटो सिस्टम सेकंड तो काम कर रहा है। तो अब आंसर क्या दें अपन कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो एनर्जी इसको दे या ना दे? तो आंसर क्या है, उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका काम तो पहले से हो रखा है। तो वो क्या करता है कि अपनी एनर्जी किसको देता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट को देता है, तो वो इधर मूव कर जाएगा। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे चल रहा है कि वो PS1 को दे या 2 को दे। अगर PS2 का काम हो गया है तो उसको कैसे पता लगेगा कि हो गया है? तो उसको पता लगेगा कि अगर क्विनोन की रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा है तो एक काइनेज है तो वो ऑफ हो जाएंगे। तो LHC के ऊपर कोई फॉस्फेट नहीं है, ये अपना काम उधर करता रहेगा। अगर ज़्यादा बन गया, ऑलरेडी क्विनोन H2 बना हुआ है तो अपन को फोटो सिस्टम सेकंड काम में नहीं लेना, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो सेकंड की बजाय अब PS1 को जानी चाहिए। अरे ऐसा है कि जैसे आपके घर में 2 बल्ब लगे हैं और आपके पास एक तार है
अब आपको कौन सा बल्ब जलाना है, आप सोचो कि आप तार टच करेंगे तो बल्ब 10 मिनट जलता है, तो आपने पहला बल्ब जला दिया तो अब दूसरा बल्ब जलाने की जरूरत है, तार आप उधर लगाओगे फिर इधर लगाओगे, तो ऐसे ही स्टैकिंग हो रही है। ओके। देखो नेक्स्ट अपने एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर रहे हैं जो आपके किसी क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, कि जैसे फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जेड स्कीम वगैरह सब उसमें आता है। डार्क रिएक्शन के अंदर जो CO2 है उसका फिक्सेशन होता है C6H12O6, और स्टार्टिंग अपन RUBP से करते हैं और RUBP अपन को दोबारा से मिल जाता है, रीजनरेट हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है, राइट। तो NADP प्लस काम में आता है, ATP काम में आता है, CO2 जुड़ती है, डार्क रिएक्शन था। डार्क रिएक्शन के कई सारे एंजाइम्स हैं, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि काम तो करेंगे अंधेरे वाला सिस्टम है। डार्क रिएक्शन के हैं वो स्ट्रोमा में है, लेकिन वो ऑन होंगे या ऑफ होंगे वो लाइट है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। तो लाइट के होने पे ये ऑन होते हैं। एक तो एंजाइम है आपका, ये 5 एंजाइम है, NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ऐसे फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज, सेडू हेप्टुलोज 1,7 बिस्फोस्फेटेज, राइबोलोज 5-फॉस्फेट काइनेज, और एक है मैन रूबिस्को। तो रूबिस्को डार्क रिएक्शन का मैन एंजाइम है और ये खुद भी लाइट के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि रूबिस्को की जो एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि क्वेश्चन मैन चीज़ को लेके ही पूछा जाएगा कोई, तो रूबिस्को की जो मैन एक्टिव फॉर्म होती है उसको अपन बोलते हैं कार्बामेट फॉर्म। कि जब वो कार्बामेट कंडीशन में होता है तो वो ऑन होता है, और कार्बामेट फॉर्म क्या होती है वो भी आप ध्यान दे सकते हैं, कि जैसे आपने कहा कि ये तो हो गया रूबिस्को, ये तो हो गया मैन प्रोटीन, इसकी साइड चेन में एक लाइसिन अमीनो एसिड है, और लाइसिन की साइड चेन में अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो का NH आपने ले लिया, और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई होती है, और फिर मैग्नीशियम आयन जुड़ा हुआ होता है, मैग्नीशियम प्लस प्लस। तो ये जो फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म है, कि रूबिस्को की काम करने की जो फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म कार्बामेट फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ रूबिस्को। तो रूबिस्को कहाँ तक है, ग्रीन कलर से दिखा है उतना रूबिस्को है, यहाँ तक रूबिस्को है। एंजाइम है, प्रोटीन है, लाइसिन एक अमीनो एसिड है, और लाइसिन की साइड चेन के अंदर अमीनो ग्रुप होता है जो कि साइड चेन के अमीनो एसिड को आप दिखा सकते हैं, उसके ऊपर CO2 जुड़ी हुई होती है। तो कार्बामेट फॉर्म का मतलब CO2 बाउंड फॉर्म होती है। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि रूबिस्को का काम भी क्या है। रूबिस्को का काम होता है कि RUBP के साथ CO2 को जोड़ेगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो बनता है, ग्लिसरिक एसिड जो बनता है, उसके 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो 5 कार्बन का RUBP होता है, 1 कार्बन का CO2 होता है, 6 कार्बन को वो 3-3 कार्बन के 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। तो एक तो हो गया कि CO2 उसका सबस्ट्रेट भी है, रूबिस्को का CO2 सबस्ट्रेट है कि वो उसके साथ काम करता है। तो सबस्ट्रेट के रूप में काम में आने वाली CO2 अलग है, और एक्टिवेशन में काम आने वाली CO2 अलग है। ये सबस्ट्रेट नहीं है, नॉन सबस्ट्रेट है। तो जिस CO2 को वो हाथ लगा के काम करेगा वो अलग है, और खुद के ऊपर जोड़ के खुद चालू होगा वो अलग है, और फिर उसको मैग्नीशियम आयन भी चाहिए।
तो रूबिस्को की एक्टिविटी के लिए कार्बोमेट फॉर्म बनेगा जो लाइट की प्रेजेंस में बनता है। मैग्नीशियम आयंस हैं वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर जुड़ते हैं, तो मैग्नीशियम आयंस के लिए लाइट चाहिए। तो वैसे टोटल 5 एंजाइम हैं जो हैं डार्क रिएक्शन के, लेकिन लाइट से चालू होते हैं, लेकिन उनमें रूबिस्को सबसे स्पेशल है, मैन भी है। उसकी एक्टिव फॉर्म है वो कार्बामेट फॉर्म है, यानी कि CO2 बाउंड फॉर्म है। CO2 कहाँ जुड़ता है? साइड चेन का पर्टिकुलर अमीनो एसिड है लाइसिन, लाइसिन के साइड चेन के अमीनो ग्रुप पे जुड़ता है। और मेटल आयन कौन सा चाहिए? मैग्नीशियम प्लस आयन रूबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक्स फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि लाइट है ना, हीट ज़्यादा हो जाने से और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस के अंदर C4 मैग्नीशियम अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस उन टॉपिक्स के लिए रहेंगी। तो आई होप पीछे का सारा आप कवर कर रहे हैं और बिल्कुल आप एक प्रॉपर वे में तैयार कीजिए। जहाँ जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क किया उन चीज़ों को आप अच्छे से कोई छोटे नोट बना के कहीं अलग से रख लीजिए, ताकि ऑलमोस्ट ये होता है कि जैसे एक तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, वो तो ठीक है आपको स्टडी के हिसाब से चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या बन सकता है वो तो एक एक दो बात आती है ना। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो रूबिस्को का 2-3 पॉइंट आया, बस वो आपको ध्यान देना है। कार्बामेट आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम आयन दिख रहा है, क्योंकि आरपीसी के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आप कवर सारा कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, बट ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आप तैयारी के साथ में जुटे हुए हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच।